नमस्कार मित्रों। आज हमें व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक प्रारंभ करना है। जिस टॉपिक का अध्ययन हमें करना है उस टॉपिक का शीर्षक है संक्षेपण। टॉपिक का शीर्षक है संक्षेपण। मित्रों, संक्षेपण यह जो शब्द है, यह शब्द आप लोगों के लिए नया होगा। इसीलिए इस शब्द का सम शब्द सार लेखन। अभी मैंने सार लेखन शब्द का उच्चारण किया तो आप लोगों के मानस पटल पर, आंखों के सामने ये सार लेखन क्या होता है यह चित्र स्पष्ट हुआ होगा। मित्रों, ये संक्षेपण यानी सार लेखन, सार लेखन यानी संक्षेपण, संक्षेपण यानी सार लेखन। ये सार लेखन यानी संक्षेपण का जो छोटा सा टॉपिक हमारे अध्ययन के लिए रखा गया है वह कुछ अंकों के लिए रखा गया है। परंतु यह टॉपिक बिल्कुल कठिन नहीं है, परंतु इतना है, मुझे इस बात का भी पता है कि हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज तक और लगभग FY BA तक आप लोगों ने सार लेखन का अध्ययन किया है। परंतु मित्रों, आज तक आप लोगों ने हाई स्कूल लेवल पर या 11वीं 12वीं कक्षा तक आप लोगों ने सार लेखन का अध्ययन किया होगा। वह मैं मानता हूं कि उसका अध्ययन हमने केवल ऊपर ऊपर स्तर पर किया है। परंतु आज हमें संक्षेपण यानी सार लेखन का जो अध्ययन करना है वह अत्यंत गहराई में जाकर अध्ययन करना है। यानी ये संक्षेपण यानी सार लेखन क्या होता है। मुझे पता है कि जिस समय मैंने सार लेखन यानी संक्षेपण का उल्लेख करते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आया होगा, क्योंकि आज तक आप लोगों ने सार लेखन का जो अध्ययन किया, संक्षेपण का जो अध्ययन किया, 7-8 पंक्ति का एक अनुच्छेद यानी परिच्छेद होता है परीक्षा में, और उस 7-8-10 पंक्ति का जो अनुच्छेद यानी परिच्छेद होता है उसका आप लोगों को 3-4 पंक्ति में सार लिखना है। बस आप लोगों के दिमाग में यही आया होगा, बराबर, एकदम बराबर है। उसी को ही सार लेखन कहा जाता है। परंतु मित्रों, संक्षेपण के लिए हिंदी में संक्षेपीकरण, संक्षिप्तकरण, संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त लेखन आदि शब्द भी प्रचलित है। हिंदी में संक्षेपण ये जो शब्द है ना, यह शब्द संस्कृत से आया है। हमें आज तक पता नहीं था कि यह संक्षेपण शब्द किस भाषा से आया है। मित्रों, ये संक्षेपण शब्द संस्कृत भाषा से आया है। इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेपण यानी सार लेखन का यानी संक्षिप्तीकरण का जो अर्थ है वह होता है छोटा करना, या इसे सार लेखन भी कहा जाता है। बच्चों, आप लोगों को मैं एक मराठी भाषा में यह समझाना चाहता हूं।
सार लेखन म्हणजे नेमकी काय असतं, संक्षेपण म्हणजे नेमकी काय असतं, त्याला कशाला म्हणायचं संक्षेपण, या सार लेखन कशाला म्हणायचं. मित्रांनो, फार कठीण गोष्ट नाहीये. 8-10 ओळींचा एक अनुच्छेद आणि परिच्छेद असतो. तो 8-10 ओळींचा जो परिच्छेद असतो ना, त्या परिच्छेदामध्ये एक मूळ कथा असते, मूळ विषय काहीतरी लिहिलेला असतो. लिहिणाऱ्यानं त्या 7-8-10 ओळींमध्ये काहीतरी विषय, काहीतरी विचार, काहीतरी भावना मांडलेल्या असतात. आपल्याला नेमकी काय करायचं असतं सार लेखन करीत असताना, सार लेखन लिहित असताना आपल्याला नेमकी काय करायचं असतं. त्या 8-10 ओळींचा जो अनुच्छेद आहे, परिच्छेद आहे, टॉपिक आहे, तो आपल्याला 1-2 वेळा नीटनेटका मन लावून वाचायचा असतो. आणि तो पॅरेग्राफ जो आहे, तो अनुच्छेद जो आहे, तो परिच्छेद जो आहे, त्या 8-10 ओळी मन लावून वाचल्यानंतर आपल्याला एक गोष्ट अशी लक्षात येते की ह्या परिच्छेदामध्ये मूळ विषय काय आहे, महत्वाचा विषय काय आहे, महत्वाचे काय भाव चित्रित केले गेले आहेत, महत्वाचा विचार कोणता मांडलेला आहे. तर आपल्याला नेमकी जे महत्वाचं जे आहे त्या खाली अंडरलाईन करायचे, रेखांकित करायचं आहे. परंतु कधी कधी काय असतं माहिती मित्रांनो, जो विषय असतो ना त्याच्या आसपास केवळ फापट पसारा लिहिलेला असतो, जो अनावश्यक असतो, काही कामाचा नसतो, कधी कधी रिपिटेशन बी झालेलं असतं. तर आपल्याला नेमकी काय करायचं आहे, या पॅरेग्राफ मध्ये 8-10 ओळींमध्ये जे महत्वाचा विषय राहील त्याला आपल्याला काढून टाकायचा आहे. आणि जो महत्वाचा गाभा आहे, जो महत्वाचा जे विचार आहे तेवढंच आपल्याला ठेवायचे आहे आणि आपल्याला लिहायचे आहे. याला म्हणतात सार लेखन. मित्रों, ये संक्षेपण यानी सार लेखन अपने आप में एक कला है. मैं इसी को कला मानता हूं. कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ विद्यार्थियों को भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय हम किसी विद्यार्थी से कुछ पूछते हैं या कोई विद्यार्थी या विद्यार्थिनी हमारे शिक्षक इस नाते से नजदीक आकर कुछ बातें हमें बतानी चाहते हैं, विद्यार्थी हो या विद्यार्थिनी, तो वे क्या करते हैं, अपनी जो बात, मूल बात जो है वो घुमा फिरा कर कहने की कोशिश करते हैं. मुझे ये घुमा फिरा कर कहने की आवश्यकता नहीं है. हमारे मन में जो भाव पैदा हुआ है उस भाव को हमें केवल व्यक्त करना है. अपने मन में जो विचार पैदा हुए हैं उन विचारों को हमें व्यक्त करना है. मूल जो भाव है उसी को व्यक्त करना यानी संक्षिप्तीकरण उसे कहा जाता है. यह अपने आप में एक कला है मित्रों. इसे ऐसी बात नहीं है, ये अपने आप में एक कला है, परंतु इस कला को हम आत्मसात कर सकते हैं. किसके माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं? अध्ययन के माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं. अनुशीलन से हम इस कला को प्राप्त कर सकते हैं, किया जा सकता है. मित्रों, संक्षेपण यानी सार लेखन का मनुष्य के वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व होता है, यानी संक्षेपण यानी सार लेखन का महत्व है क्या? मित्रों, संक्षेपण का जो महत्व है वह व्यापारिक क्षेत्र में और सरकारी कार्यालयों में, सभी प्रकार के कार्यालयों में अनेक बार इसका उपयोग किया जाता है. उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकारी कार्यालयों में आपत्तियों के समय, जिस समय हमारे देश पर कोई आपत्ति आ जाती है, हमारे राज्य पर कोई आपत्ति आ जाती है, और मंत्रालय में किसी न किसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालयों में जो सचिव होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके सामने उस आपत्तियों का निवारण करने का काम होता है.
और यह निस्तारण का कार्य, निवारण का कार्य संक्षेपण या सार लेखन के माध्यम से किया जाता है। और उसी समय उनको संक्षेपण यानी सार लेखन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के रूप में मैं बता दूं, सद्य स्थिति में हमारे संपूर्ण राष्ट्र में यानी भारत देश में कोरोना जैसी महामारी का संकट फैल चुका है। हमारे देश के जितने भी राज्य है, हर राज्य में कोरोना ग्रस्त रुग्ण और कई ऐसी आपत्तियां आ जाती है। बाढ़ की आपत्ति होगी या और कोई आपत्ति होगी, परंतु किस राज्य में कौन सी हानि हो गई है, कितनी हानि हो गई है, उसके जो आंकड़े आ जाते हैं, उसका जो ब्यौरा आ जाता है, उसका जो विवरण आ जाता है, उसकी जो फाइलें सरकारी कार्यालयों में कागजात जमा हो जाते हैं, तो वो सारे कागजात का अध्ययन करने के बाद उसका एक संक्षिप्त रूप में एक अहवाल तैयार किया जाता है, उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उसी समय सरकारी कार्यालयों में सार लेखन की एक आवश्यकता होती है। यानी जब बहुत सारे कागज पत्र, विस्तृत समाचार या फाइलें कई जगहों से एकत्र किए जाते हैं, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, संख्या एकत्र की जाती है और विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों के मत पर विचार करने की बात होती है, तब संक्षेपण या सार लेखन की आवश्यकता हो जाती है। यानी प्रत्येक सरकारी हो या गैर सरकारी कार्यालयों में लिपिक यानी क्लर्क से लेकर उच्चतर अधिकारियों को कदम कदम पर संक्षेपण करना पड़ता है। मित्रों, आज का युग यह मनुष्य जीवन में अत्यंत गतिशील युग है। यानी मनुष्य का जीवन अत्यंत तेज गति से दौड़ रहा है। मनुष्य के जीवन पर समय का दबाव बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के पास समय नहीं है। आज शहरों में देखा जाए, मनुष्य के पास इतना भी समय नहीं है कि वह ठीक से बैठकर 10 मिनट में खाना खा सके। वह हाथ में लेकर खाना खाता है, सड़क पर चलता है, बस गाड़ियां पकड़ता है, रेलगाड़ी में बैठता है। और समय का दबाव बढ़ने के कारण हम अपने व्यवहार को अधिक से अधिक संक्षिप्त कैसे करें, हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त करने की कला अपनाएं। और इसीलिए संक्षेपण को वाक चातुर्य की आत्मा भी कहा गया है। यानी आज मनुष्य जीवन इतना व्यस्त हो रहा है कि मनुष्य का यह हमेशा प्रयत्न है कि वह कम से कम समय में विविध क्षेत्रों की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करे, कोई युक्ति निकाले। यानी विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, कोई क्लर्क हो या प्रशासक अधिकारी हो, सभी लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कि अब उन्हें किसी विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करना पड़ता है। मित्रों, संक्षेपण का उद्देश्य क्या है? संक्षेपण का उद्देश्य यह होता है कि उच्च अधिकारियों को वे सारे पत्र विस्तार में न पढ़ना पड़े, वे केवल संक्षेपण को पढ़कर सारे विषय को थोड़े ही समय में समझा लें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संक्षेपण या सार लेखन बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम होता है। संक्षेपण में अनावश्यक जो बातें होती है उसी को निकाल दिया जाता है और जो महत्वपूर्ण बातें होती है उसी को अधोरेखित या रेखांकित किया जाता है। मित्रों, संक्षेपण यानी सार लेखन की कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि होती है। तो सार लेखन के लगभग मेरे विचार से 5 नियम बताए गए हैं। तो पहला नियम कौन सा है? सार लेखन करते समय हमारे सामने 5 नियम होते हैं। वह पहला नियम होता है वाचक। वाचक का अर्थ होता है पढ़ना। मैंने
8-10 पंक्ति का जो अनुच्छेद होता है, वह जो मूल पाठ होता है, उस मूल पाठ को 2-3 बार हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसका वाचन करना चाहिए। यानी वाचक यानी पढ़ने वाला, यानी पाठ पढ़ने वाला पाठ के केंद्रीय भाव तक पहुंचना चाहिए कि उसका विषय क्या है, उसी को समझ में आना चाहिए। और इस पाठ में महत्वपूर्ण बात क्या है, अति महत्वपूर्ण बात क्या है, कम महत्वपूर्ण बात क्या है, इसी को समझना चाहिए। यानी आवश्यक बात, अनावश्यक बात जो होती है उसी को छाटा जा सके, उसी को निकाल दिया जा सके, और फिर उसका संक्षिप्तीकरण करने के बाद उस पाठ का जो मूल विषय है उसी को लेकर वह विषय ध्यान में रखते हुए उसी को एक संक्षिप्त शीर्षक देना आवश्यक होता है। संक्षेपण का दूसरा नियम होता है रेखांकन। रेखांकन यानी अंडरलाइन। जिस पाठ का हमें सार लेखन करना है या उसका संक्षिप्त रूप बनवाना है, तो उस पाठ में महत्वपूर्ण शब्द कौन से है, महत्वपूर्ण वाक्यांश कौन से है, उन शब्दों के नीचे, उन वाक्यांशों के नीचे हमें रेखांकित करना आवश्यक है, अंडरलाइन करना आवश्यक है। मित्रों, तीसरा नियम होता है प्रारंभिक रूपरेखा। यानी रेखांकित जो शब्द है या वाक्यांश है उसके आधार पर लगभग 1/3 अंश में संक्षेपण की प्रारंभिक रूपरेखा अपने शब्दों में तैयार कर लेनी चाहिए। चौथा जो नियम है संक्षेपण का वह है शीर्षक। मित्रों, संक्षेपण यानी सार लेखन का शीर्षक जो है ना, वह शीर्षक हमें उस पाठ में जो विचार व्यक्त किया गया, उस पाठ का जो केंद्रीय भाव है उसी को ध्यान में रखते हुए उस संक्षेपण का, उस सार लेखन का शीर्षक अत्यंत छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में, आकर्षक शैली में उसका चयन करना चाहिए या देना चाहिए। और संक्षेपण का 5वां आखिरी नियम होता है भाव संरचना। भाव संरचना यानी भाव रचना। संक्षेपण में कम शब्दों में अधिक आशय यानी विषय का समावेश करने का प्रयत्न रहता है। यानी मूल पाठ के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों का आशय ग्रहण किया जाना चाहिए। मनुष्य के वैयक्तिक, सामाजिक और कार्यालय कामकाजों में संक्षेपण का महत्व अद्वितीय बताया गया है।